हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिमांड का फर्स्ट पार्ट था 3A का, जिसमें डिमांड एनालिसिस के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी जो हमने वन शॉट लेक्चर में पढ़ी थी, तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वन शॉट लेक्चर में ये पूरा चैप्टर यहाँ पर वाइंड अप कर देंगे कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है? ये 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मींस व्हाट, 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना फिक्स है। विदाउट ऑप्शन ये कितने के लिए है? 8 मार्क्स के लिए। विद ऑप्शन ये आपको 12 मार्क्स तक के इसमें आपको आपके पेपर में दिखने को मिलने वाला है। मींस व्हाट, विद ऑप्शन के साथ आपको ये कितने मार्क्स के लिए देखने को मिलने वाला है? 12 मार्क्स के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ना ये लेक्चर वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना ये चीज समझ लेते हैं कि हमारी इस चैप्टर के अंदर ना दी क्या चीजें हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। क्या है वो 4 टॉपिक? पहला बोलता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले बोलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप्स है। फिर क्या बोलता है भाई? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मीन्स व्हाट, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ना, सॉरी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारे 3 जो सब टाइप्स हैं, उनमें से एक सब टाइप्स क्या है? प्राइस है। सो प्राइस का भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ टाइप्स हैं। सो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। फिर थर्ड में क्या बोलता है भाई? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हमारी इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंसिंग करता है? हमारे जो फैक्टर्स होंगे उसको हम इसमें डिटेल्स में जानेंगे। और लास्ट में क्या बोलता है? इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स व्हाट, इस चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो मैटर नहीं करता कि वो 8 मार्क्स कैसे आने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में जो लास्ट आपका 8 मार्क्स का ऑर्डर डायरेक्टली वहां पर भी पूछ सकता है, या फिर आपको वहां पर पूछ सकता है जहां पर आपके डिसएग्री एग्री वाला क्वेश्चन आता है, या फिर जो आपका 4 मार्क्स के आंसर फॉलोइंग होती है, या एक्टिविटी। मीन्स व्हाट, कोई भी क्वेश्चन में या आपको 1 मार्क्स तक के क्वेश्चन में भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी साइंस है और कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए चालू करते हैं हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ना हमारा जो ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इस क्वेश्चन को आने से पहले ना हम एक चीज का पता कर लेते हैं कि भाई ये इलास्टिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात ना, इलास्टिसिटी अब तक जो हमने डिमांड एनालिसिस में क्या पढ़ा हुआ है कि डिमांड ऊपर नीचे कब होती है? व्हेन द प्राइस इज हाई देन द डिमांड इज लो, व्हेन द प्राइस इज लो एंड देन द डिमांड इज हाई। वहां पर क्या हो रहा था? जब प्राइस हाई हो रहा था ना, तो डिमांड क्या हो रही थी? लो हो जा रही थी, और जब डिमांड हाई होती थी तो वहां पर प्राइस हमेशा लो रहता था। तो यहाँ पर आपको यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ का डिमांड का मतलब क्या होता है? वही फ्लेक्सिबिलिटी, कि दोनों के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ना एक एग्जांपल आप देख सकते हो ना, ये रबर। इसको ना अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है ना उसके हिसाब से मैं इसको पुल कर सकता हूँ, या छोटा बड़ा कितने भी आकार में लेके आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी है। यहाँ पर ये फैल रहा है, अपनी हमारी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा कम हो जा रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं उसके अदर एग्जांपल पे इस मार्कर को अगर लेके जाऊँ ना, तो इस मार्कर को मैं अपने जरूरत के हिसाब से ना वो बड़ा या छोटा नहीं कर सकता हूँ। मीन्स व्हाट, यहाँ पर मैं इसको खींच के लंबा नहीं कर पा रहा हूँ एज कंपेरिजन टू इस रबर के। आप देख सकते हो ना, इस रबर को मैं पूरी तरीके से खींच के लंबा कर सकता हूँ। और यहाँ पर इसी का मतलब क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वेयर द हमारे जो कमोडिटी होगी ना, हमारी जो प्राइस के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो सकती है। मीन्स व्हाट, उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिसिटी होगी। वहां पर डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर इसी का एक और चीज आती है ना, वो होती है इन इलास्टिक। मीन्स व्हाट, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ये मार्कर। मीन्स व्हाट, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है भाई फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स व्हाट, जहां पर डिमांड ऊपर नीचे हो पा रही है अकॉर्डिंग टू अवर प्राइस या अकॉर्डिंग टू अवर डिमांड। मीन्स व्हाट, वहां पर वो चीजें फ्लेक्सिबल हो रही है, और जहां पर फ्लेक्सिबल नहीं होती वहां पर किसको क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर ना इन्हीं दो पॉइंट का हमको ज्यादा तरीके से यूज होने वाला है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जो कहता है कि टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इसका मतलब जान लिया कि इलास्टिक का मतलब क्या होता है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, जो कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने टाइप है। तो यहाँ पर 3 टाइप दिया हुआ है। सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर 3 टाइप क्या दिया हुआ है? आईसीपी, इनकम क्रॉस प्राइस। 3 चीज यहाँ पर याद रखना है। आईसीपी, आई बोलता है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी मतलब व्हेन द कमोडिटी, मींस व्हाट, बोलता है भाई कि कोई भी कमोडिटी इनकम की वजह से उसका डिमांड क्या हो रहा है? हाई हो रहा है या लो हो रहा है।
हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर इसके डेफिनेशन कैसी तरीके से दी हुई है, इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस, क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ओनली, अदर फैक्टर्स लाइक इनकम रिमेन अनचेंज। बोलता है भाई वहां पर ना इनकम, जो बोल रहा है ना इनकम, यहां पर बोलता है कि भाई जो इनकम ही रहेगी ना उसकी वजह से ही डिमांड में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स व्हाट, आपकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है। मैंने अगर आपको 3A में अगर आपने एग्जांपल बहुत अच्छी तरीके से सुनोगे तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि वहां पर ना जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर एक चीज मैंने बताया हुआ था, क्या बताया था, क्या बताया था कि जब हमारे कमोडिटी का जो प्राइस था ना वो हाई था, बट मेरी इनकम जो थी ना वो भी हाई है। मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 इनकम है, मंथ में आपकी कितनी इनकम है, 10,000 है। आप मुझको बताओ कि आप कितनी बार बाहर जाकर खाना खा सकते हो होटल में, या और भी सिनेमा वगैरह देखने जा सकते हो। सो अगर आप मुंबई में सर्वाइव कर रहे हो तो हार्डली आप एक बार या उससे भी कम ही जा सकते हो। उसका रीजन क्या है, आपकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, उसकी इनकम आपकी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। वहां पर बोलता है ना भाई, जब आपकी इनकम 10,000 थी तो उसमें से आप 5,000 रेंट पे कर दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आपकी फैमिली को भी देखना है, फॉर एग्जांपल 4,000 आपकी फैमिली को भी चला जा रहा है अपनी खाना पीना हर चीज को लेके। सो वहां पर आपके सिर्फ कितने बच रहे थे, 1,000 रुपए ही बच रहे। अब मुझको आप बता दो 1,000 रुपए में आप कहां तक क्या चीज मतलब एफर्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ना कोई भी चीज एफर्ट नहीं कर सकते। और यही चीज यहाँ पर ये बोलता है कि भाई जब हमारी इनकम लो होगी ना, वहां पर हमारे एक्सपेंसेस भी क्या हो जा रहे हैं, लो हो जा रहे हैं। मीन्स व्हाट, वहां पर हम किसी भी चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं। और यही तो हमारा क्वेश्चन भी कहता है ना, इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन अ इनकम ओनली, अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज। बोलता है वहां पर प्राइस अनचेंज है, उस गुड्स का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड ऊपर नीचे क्यों हो रही है, हमारे इनकम की वजह से। जहां पर भी इनकम की वजह से अगर डिमांड ऊपर नीचे होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, सॉरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आ जाते हैं भाई क्रॉस। क्रॉस का मतलब भी समझ में आ जा रहा है, सीधी सीधी बात। क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या समझ में आ जा रहा है कि एक के बदले दूसरा गुड्स, वहां पर क्या कहते हैं हम उसको, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बोलता है ना भाई कि अगर एक गुड्स, अगर हमने आपको उस लेक्चर में भी एक चीज का एग्जांपल दिया हुआ था, किसका, टी और कॉफी का, दोनों एक दूसरे की क्या है, सब्स्टिट्यूट है। वेयर द प्राइस ऑफ टी विल बी हाई, द डिमांड ऑफ द कॉफी विल, मीन बोलता है भाई जब टी का प्राइस ज्यादा हो जा रहा था तो डिमांड किसकी बढ़ जाती थी, कॉफी की बढ़ जाती थी। और यही चीज बोलता है हमारे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, क्या कहता है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। बोलता है भाई जब टी का प्राइस बढ़ रहा है ना तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड किसका बढ़ जा रहा है, कॉफी का। फॉर एग्जाम्पल टी का वैल्यू कितना है, 10 रुपए है, कॉफी का वैल्यू 25 रुपए है। सडनली क्या हो रहा है ना, वो टी का वैल्यू 10 रुपए से बढ़ के 100 रुपया हो गया और कॉफी का वैल्यू 25 से बढ़कर 50 हो गया है। तो वहां पर ना जो डिमांड रहेगी ना वो टी की जो है वो लेस हो जाएगी, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। यहां पर जब एक प्राइस बढ़ जा रहा है तो दूसरे का डिमांड मीन्स व्हाट, वहां पर कॉफी का डिमांड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और यही कहता है हमारा, क्या कहता है, क्रॉस इलास्टिसिटी। बोलता है भाई एक गुड्स की वजह से, मीन्स एक गुड्स के प्राइस की फर्क, प्राइस में फर्क आने की वजह से दूसरी गुड्स की जो क्वांटिटी या डिमांड थी वो बढ़ जा रही है। और ये कहता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। अब आ जाते हैं भैया प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और यही प्राइस इलास्टिसिटी अगर आपको याद होगा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मीन्स व्हाट, इसके अंदर भी कुछ है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता क्या है। सो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हम तक हमने पढ़ने आए हैं भाई यूटिलिटी चैप्टर में, या उसके पहले जो हमारा था इंट्रोडक्शन वाला, फिर यूटिलिटी में भी, फिर क्या बोलते हैं डिमांड एनालिसिस में भी हमने पढ़ा है। कौन थे वो भाई, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल भैया क्या कहते हैं पता है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस चेंज इन, सॉरी चेंज इन प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन प्राइस ओनली। बोलता है भाई की प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क आ रहा है ना, क्या बोल रहा है कि अगर प्राइस की वजह से किसी भी कमोडिटी को अगर आप लेके चलो, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को, इस मार्कर को अगर लेके चल रहे हो तो इस मार्कर का प्राइस अगर 25 रुपीज पर मार्कर है अभी के टाइम पर, बट सडनली अगर इसका प्राइस डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, मीन वो 75 हो जाए ना, तो इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी ना वो लेस हो जाएगी। और लोग ज्यादातर किसका यूज करना शुरू कर देंगे, चौक वगैरह का ब्लैक बोर्ड के ऊपर। मीन्स व्हाट, वहां पर ना प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है।
फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए से घटकर अगर इसका वैल्यू 10 रुपए पर मार्कर हो जाए तो यहाँ पर तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह से आप किसी भी कमोडिटी को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंपा कोला और कोको कोला, जब आप देखो ना कोको कोला की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा हाई थी तो वहां पर उसका प्राइस हाई था, बट सडनली जब कैंपा कोला मार्केट में आता है तो वहां पर उसने क्या किया, जहां पर वो 20 रुपए में 200 ml दे रहा था, ये 20 रुपए में 500 ml देने लगा है। तो वहां पर उन चीजों में क्या फर्क आ गया है, सीधी सी बात है, जब प्राइस में फर्क आया ना तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी फर्क आ गया। वहां पर कैंपा कोला की ज्यादा जो लोग कर रहे हैं डिमांड करना शुरू कर दे रहे। बोलता है भाई प्राइस की वजह से अगर इसके अंदर डिमांड में फर्क आ रहा है तो वो किसको में अंदर आता है, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर आता है। कौन बोलता है भाई, ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सब टाइप्स रहने वाले हैं। सो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू अवर अल्फ्रेड मार्शल। बोलता है अल्फ्रेड मार्शल भैया क्या बोलते थे, जब भी चेंजेस किसकी वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से। बोलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड टू द गिवन ऑफ द प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द प्राइस। बोलता है भाई जब भी प्राइस की वजह से चेंजेस किसके अंदर आ रहा है भाई, डिमांड के अंदर। सो वहां पर क्या बोलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब वहां पर प्राइस की वजह से चेंजेस आ रहा है ना। बोलता है भाई उसमें भी कुछ चीजें हैं, मींस व्हाट, उसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स है। ठीक है, सो अब वो देखते हैं ना कि वो सब टाइप्स क्या बोलते हैं। पहला क्या बोलता है भाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छा ना, यहाँ पर मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंबल्स है ना आप सभी के लिए ना 1 मार्क्स, जो कोरिलेशन आता है ना, कोरिलेशन वाला क्वेश्चन जो आता है, सो वहां पर ना ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा ये क्यों रखता है, वहां पर ना आपको दे देगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और ये सिंबल बना देगा कि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये साइन इन्फिनिटी है। फिर बोलेगा भाई परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और वहां पर ईडी इज इक्वल टू, मतलब ये आपको वहां पे लिखने का है सॉरी मींस व्हाट, वहां पर आपको क्या लिखने का है, ईडी इज इक्वल टू 0, या बोल देगा ईडी इज इक्वल टू 0 और वहां पर डैश कर देगा। मींस व्हाट, यहाँ पर ना इन पांचों में से ये जो साइंस है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। अच्छा ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना भाई, सिर्फ आपको 1 मार्क्स की कोरिलेशन के लिए नहीं होने वाला है। ये जो 5 पॉइंट आपको दिखे हुए ना, अगर आपने इन खाली इन 5 पॉइंट्स को भी याद में दिमाग में रख लिया है तो आपके ये 5 पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। क्यों क्लियर हो जाने वाले? पहला क्या बोलता है भाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, व्हेन द स्लाइड एंड जीरो चेंजेस, मींस व्हाट, क्या बोलता है, व्हेन द स्लाइड और जीरो चेंजेस इन प्राइस। कहां पर, प्राइस के अंदर थोड़ा भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत समझ लो ना के बराबर अगर कोई चेंजेस हो रहा है, व्हेन द स्लाइड्स और द जीरो चेंजेस इन प्राइस makes the infinity changes, means what, makes the infinity changes in quantity of demanded, it's called an perfectly elastic demand। बोलता है भाई कि ना के बराबर भी चेंजेस अगर प्राइस के अंदर आ रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट, मीन बहुत इन्फिनिटी इफेक्ट कर रहा है कहां पर, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड के ऊपर, तो वहां पर ये चीज क्या कहती है भाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल 10% फॉल इन प्राइस मेक्स द 20 और मोर देन 20% चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। भैया क्या बोलता है हमारा, बोलता है भाई कि प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा भी अगर प्राइस में चेंज हुआ भाई, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड फट से बढ़ जाती, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। उसी तरह से भाई हमारा जो सेकंड क्या बोलता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर डिमांड कम हो रही है, मींस व्हाट, यहाँ पर क्या बोलता है, when the percentage change in price makes the no changes, means what, no changes in quantity of demanded is called and perfectly inelastic of demand। means what, यहाँ पे क्या बोलता है भाई, यहाँ पर ना प्राइस कोई भी तरह का चेंजेस नहीं लेकर आ रहा है क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड के अंदर। बोलता है भाई यहाँ पर ना अगर प्राइस में 20% गिरावट भी आती है ना, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में थोड़ी भी इंक्रीजमेंट नहीं होने वाली है। मींस व्हाट, यहाँ पर ना भाई जो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड है ना वो ऑलरेडी सेम ही रहने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। और वो क्या कहता है भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अच्छा अगर आप सभी को याद होगा, जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये क्वेश्चन उठाया था ना, मींस व्हाट, जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये क्वेश्चन जब हमने उठाया था, तो हमने क्या देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है भाई, इसमें इलास्टिक है, वहां पर वो तन रहा है, बट सेकंड क्या बोलता था, इनइलास्टिक, वहां पर वो नहीं तन रहा है। तो यहाँ पर भी यही बोलता है भाई कि जब भी चेंजेस कौन ला रहा है, प्राइस ला रहा है, किसके अंदर ला रहा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड के अंदर, सो वहां पर उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और सेकंड भी यहाँ पर बोलता है भाई जब परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या हो रहा है कि उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है, वहां पर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है ड्यू टू प्राइस। फिर आ जाते हैं भाई हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अच्छा यहाँ पर ना आप देखेंगे ना तो 2 तरह का क्राइटेरिया डिवाइड है, परफेक्टली वाला, रिलेटिवली वाला। इसके बीच में कौन फंस गया है, यूनिटरी।
मींस व्हाट, परफेक्टली अलग है दो और दो रिलेटिवली अलग है। बीच में कौन फंस गया भाई? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भाई एकदम सीधा साधा बच्चा है, बोलता है डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। बोलता है भाई जितना प्राइस में चेंजेस होगा उतना ही क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में भी चेंजेस होगा। मींस व्हाट, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेक्स द proportionate changes in quantity of demanded is called an unitary elastic demand. For example, 50% changes in price makes the 50% changes in the quantity of demanded. बोलता है भैया 50% changes in price makes the 50% changes in the quantity of demand. बोलता है भैया जब 50% प्राइस गिर रहा है तो 50% क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जा रही है, वहीं पर जब 50% प्राइस बढ़ रहा है तो 50% डिमांड कम हो जा रही है। सो ये क्या कहता है हमारा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्या कहता है भाई? रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन मींस व्हाट, आपके प्राइस से ज्यादा इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है। प्राइस में 50% चेंजेस आ रहा है बट आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड में कितना चेंजेस आ रहा है? 100% आ रहा है। मींस व्हाट, डायरेक्टली डबल हो जा रहा है। वहां पर क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड जो है ना वो प्राइस से ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलता है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेक्स द मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, इट्स कॉल्ड एन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। वेयर द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंजेस। बोलता है भाई प्रोपोर्शनेट चेंजेस में से ना बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रही है। फॉर एग्जांपल 50% चेंज इन प्राइस मेक्स द 100% चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। बोलता है भैया जहां पर 50% चेंज आ रहा है किसके अंदर? प्राइस के अंदर, वहां पर 100% चेंज किसके अंदर आ रहा है भाई? हमारा क्वांटिटी ऑफ डिमांड के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहता है भाई? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब इसी का ठीक अपोजिट क्या कहता है? रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेक लेस देन मींस व्हाट, लीड लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। बोलता है भाई वहां पर क्या कहता था कि मोर, ज्यादा, यहां पर क्या कर रहे हैं? लेस। बस यही दो डिफरेंस है इलास्टिक और इनइलास्टिक में। इलास्टिक में क्या बोलता है भाई? क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या हो रही है? मोर हो रही है प्राइस से, ठीक है। ठीक इसी का अपोजिट क्या बोलता है भाई? क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड लेस हो रही है किससे? प्राइस से। वहां पर ना आपका प्राइस तो 50% बढ़ा है बट आपकी डिमांड कितनी परसेंट बढ़ी है? 25%। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट किसका था? हमारा रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेट्स मूव अस टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर जो हमारा चैप्टर है उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स, उसके ऊपर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है भाई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस व्हाट, कि भाई क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो रिलेटिव और रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक हमने जो अब तक पढ़ा हुआ है उसको जो ये सिंप्लीफाई करता है ना, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इससे पहले ना भाई सबसे पहले आ जाते हैं तो क्या बोलता है? नेचर ऑफ द कमोडिटी। उस कमोडिटी का नेचर कैसा है, ठीक है, कि उस सामान का नेचर क्या है। मींस अगर वो जो कमोडिटी है ना वो बहुत ज्यादा अगर नेसेसरी है किस चीज के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि ब्लड प्रेशर की गोली हो गई, ठीक है, वहां पर है ना अगर आप ब्लड प्रेशर की जो गोली होगी ना वहां पर उसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होना चाहिए, ठीक है, आप मैं बता रहा हूं, जैसे अगर वो उसका प्राइस अगर इंक्रीज भी हो रहा है ना, अगर उसका प्राइस बढ़ भी रहा है, ब्लड प्रेशर की जो गोली है अगर उसका प्राइस जो इंक्रीज भी हो रहा है ना, तो उसकी डिमांड जो है ना वो डिक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका रीजन भाई यही बोल रहा है कि उस नेचर जो है ना कमोडिटी का वो क्या है? नेसेसरी है। वहां पर उस चीज की जरूरत पड़नी है, मीन्स व्हाट, वहां पर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। एज कंपेरिजन टू अवॉइडेबल मीन्स व्हाट, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर। फर्नीचर अगर आप अपना घर बनवा रहे हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फर्नीचर का। अगर आप अपना घर बनवा रहे हो ना तो फर्नीचर एक ऐसी चीज है आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। मींस व्हाट, वहां पर अगर आप फर्नीचर नहीं डाल रहे हो तो भी चल जाएगा। एज कंपेरिजन टू ब्लड प्रेशर की गोली, वहां पर ना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए वो गुड्स क्या है आपके लिए? नेसेसरी है। और जहां पर नेसेसरी गुड्स की बात आ जाती है ना, वहां पर आपका जो प्राइस है वो मैटर नहीं करता है एज कंपेरिजन टू जहां पर आपको वो चीज नेसेसरी नहीं है। और यही बोलता है हमारे नेचर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। फिर आ जाते भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कहता है भाई अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात बता देता हूं, जहां पर भी ना आपको ये वर्ड दिख जाए ना, क्या? सब्स्टिट्यूट, एक चीज दिमाग में रख लेना भाई, जहां पर भी सब्स्टिट्यूट दिखा ना, एक ही एग्जांपल दिमाग में रखने का है, टी और कॉफी। दूसरा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप डिमांड एनालिसिस पढ़ो,
चाहे आप क्या बोलते हैं, हमारा जो यूटिलिटी का चैप्टर था ये हो गया। मीन्स व्हाट, जहां पर भी आपको ये वर्ड दिख रहा है ना सब्स्टिट्यूट, एक ही एग्जांपल क्या याद रखने का है, टी और कॉफी का, ठीक है, टी और कॉफी का। ये एग्जांपल मैं आपको इसी याद रखने बोल रहा हूं, पता है, अगर एक की प्राइस में फर्क आने की वजह से दूसरे की डिमांड में फर्क आ जाए, टी का प्राइस 10 रुपए है, कॉफी का प्राइस 25 रुपए है, जब बढ़ता है प्राइस, फॉर एग्जाम्पल टी का प्राइस 10 to 100 रुपीज हो गया और उसका 25 to 50 रुपीज हो गया है, वहां पर ना टी के प्राइस में फर्क आने की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। और यहां पर ना जो हम रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या पढ़ते हैं, अगर एक फैक्टर के मतलब एक कमोडिटी के प्राइस में फर्क आने की वजह से अगर दूसरी कमोडिटी का डिमांड बढ़ जा रहा है, ठीक है, यहां पर भी तो यही बोल रहा है ना भाई, जहां पर अगर अवेलेबिलिटी है, मीन्स व्हाट, वहां पर अगर वो गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है, मीन्स व्हाट, वहां पर उसका सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है, तो वहां पर हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, रिलेटिवली इलास्टिक होगी। मीन्स व्हाट, वहां पर प्राइस के बढ़ने पर फर्क पड़ने वाला है, किस पर, डिमांड पर। अगर टी की डिमांड ज्यादा है, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई, तो वहां पर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स व्हाट, अगर एक कमोडिटी का प्राइस ज्यादा हुआ, ठीक है, तो वहां पर उसकी डिमांड और दूसरी कमोडिटी का प्राइस अगर कम है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मार्कर की अगर प्राइस जो है ना वो 20 रुपए है और ब्लू मार्कर की जो प्राइस है वो 10 रुपए है, तो यहां पर ना लोग ज्यादा से ज्यादा क्या परचेस करेंगे, ब्लू मार्कर एज कंपैरिजन टू ब्लैक मार्कर। सो यहां पर बोलता है जहां पर भी अवेलेबिलिटी है सब्स्टिट्यूट्स की, वहां पर जो कमोडिटी का प्राइस होगा ना वो क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर क्या बोलता है भाई, नंबर ऑफ यूजेस। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है ना जिसके नंबर ऑफ यूजेस है, ठीक है, वहां पर ना फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर कोई एक चीज यूज हो रही है क्या, नहीं, नंबर ऑफ चीजें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिजिटल वॉच है तो डिजिटल वॉच यूज हो रही है, डिजिटल लॉक यूज हो रहा है, फिर हमारा क्या बोलते हैं एसी, फैन, कूलर और टीवी वगैरह, मोबाइल चार्जिंग और भी एक्सेट्रा, मीन बहुत सारे जो सॉरी जो भी बहुत सारे काम है ना वो कहां पर यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। बोलता है वहां पर भी उसकी प्राइस रिलेटिवली क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, ठीक है, वहां पर प्राइस बढ़ने पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप मुझे बताओ कि अगर आपका जो बिल है अगर वो ज्यादा भी आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, पे करना ही पड़ता है, बिकॉज वो आपकी नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है। फिर बोलता है हैबिट। अच्छा, हैबिट ना किसी भी चीज की आदत, जो लोग बोलते हैं ना किसी भी चीज की आदत पड़ना खराब ही होता है, चाहे वो अच्छी चीज ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर किसी भी चीज की हैबिट अगर लगी हुई है ना तो वहां पर भी ना भाई प्राइस जो है ना वो कोई भी फर्क करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक अल्कोहल कंज्यूमर है, अगर उस अल्कोहल का प्राइस अगर बढ़ता भी है ना, एक तो प्राइस उसका ऑलरेडी हाई है, ठीक है, अगर अभी भी उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट होती है और उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है ना तो वहां पर भी उसकी डिमांड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, वहां पर जो उसके कंज्यूमर्स होंगे ना, मीन्स व्हाट, जिनको अल्कोहल की हैबिट्स लगी हुई है, वहां पर उनके लिए ना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ बनाकर उस चीज को लेकर ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, उसकी हैबिट्स है। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मतलब क्या, आपकी अगर हैबिट की वजह से डिमांड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो भी। तो यहां पर यही बोलता है भाई कि वहां पर वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। फिर क्या बोलता है, ड्यूरेबिलिटी। कोई भी ड्यूरेबल गुड्स है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर वगैरह हो गया, तो वहां पर ना उसकी प्राइस में अगर फर्क आया तो डिमांड में भी फर्क आएगा। तो वहां पर बोलता है कि रिलेटिवली इलास्टिक है एज कंपैरिजन टू जो भी गुड्स ड्यूरेबल नहीं है, मींस व्हाट, एक दो दिन के लिए ही रहेंगे, तो वहां पर उसकी प्राइस में फर्क आने की वजह से भी डिमांड में चेंजेस आने वाला नहीं है, तो वहां पर वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। अच्छा, आपको ये रिलेटिवली इनइलास्टिक और इलास्टिक वाला अगर टॉपिक समझ में आया होगा तो ही आपको ये जो पॉइंट है, फैक्टर्स हैं, वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। फिर आते भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेगा तो अब यहां पर ना ये कॉम्प्लीमेंट्री और ये ज्वाइंट दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है भाई। मतलब क्या, एक कमोडिटी के प्लस में दूसरी कमोडिटी अगर यूज में आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कार प्लस फ्यूल, भाई यहां पर ना क्या बोलता है, अगर तुमने कार परचेस की है तो फ्यूल के मतलब फ्यूल में अगर इंक्रीमेंट भी हो रहा है, मीन फ्यूल का प्राइस अगर बढ़ भी रहा है ना, तो आपकी डिमांड में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। बोलता है भाई रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। क्यों, उसका रीजन है भाई कि अगर बिना फ्यूल के कार चलेगी कैसे, बिना फ्यूल के कार चलेगी कैसे, तो वहां पर ना आपका कोई और ये नहीं है, मीन्स व्हाट, आपका इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर आप बोलोगे डीजल, अगर बोलूं मैं कि डीजल का ये रहेगा ही नहीं, मीन्स व्हाट, डीजल का ऑप्शन नहीं है वहां पर, तो आपके कार में अगर डीजल का ऑप्शन नहीं है तो वहां पर अगर फ्यूल की वैल्यू बढ़ भी रही है ना, मीन्स व्हाट, फ्यूल का अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो वहां पर आपकी डिमांड में चेंजेस आने वाला नहीं है। और यही चीज बोलता है भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर कि यहाँ पर जो डिमांड होगी वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी।
फिर आ जाता है भाई नेक्स्ट पे जो बोलता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिंपल सी बात है, पहला ही पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर इनकम ज्यादा, सीधी सी बात है, अगर इनकम ज्यादा है तो वहां पर अगर प्राइस बढ़ भी जा रहा है किसी चीज का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो वही बोलता है भाई रिलेटिवली इनइलास्टिक, मीन्स बहुत फर्क पड़ता नहीं है अगर आपकी इनकम हाई है एज कंपेरिजन टू आपकी इनकम लो है। अगर इनकम लो है, सीधी सी बात है, तो भी आपके में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन पे हो तो वहां पर भी ना आपको प्राइस बढ़ने दो घटने दो, आपको लेना नहीं है। आप बहुत ज्यादा हाई पोस्ट पर हो, वहां पर भी ये नहीं करता भाई कि अगर प्राइस बढ़ भी गया तो मैं परचेज कर लूंगा क्योंकि मेरी इनकम बहुत ज्यादा हाई है। तो यही बोलता है भाई रिलेटिवली इनइलास्टिक। फिर आते एक पे पॉइंट पे क्या बोल रहा है भाई, अर्जेंसी ऑफ द नीड। किसी भी चीज की ना इमरजेंसी में जरूरत पड़ना, मीन्स वो तुरंत मतलब अभी चाहिए वो चीज। फॉर एग्जाम्पल भाई सबसे एक बंदा जा रहा था गाड़ी से, ठीक है, सामने से गाड़ी आ रही थी, दोनों लड़ गए और वो बाइक से था तो गिर के उसको पूरा खून वगैरह अगर आने लगा और बहुत ज्यादा खून बह गया है, उसको उधर से उठाया हॉस्पिटल लेके गया, क्या बोलता है भाई ब्लड की जरूरत है, ब्लड बैंक में गया, वहां पर बोलता है ना उसका प्राइस जो ब्लड का है, 1 लीटर ब्लड का प्राइस कितना बोल दिया उसने, 1 लाख रुपया बोल दिया, ठीक है। 1 लीटर ब्लड का कितना प्राइस बोल दिया उसने, 1 लाख रुपया बोल दिया भाई। पर वहां पर तेरे को एक बंदे की लाइफ बचानी है, अगर मीन्स वर्ड अगर उसके घर का कोई बंदा अगर है वहां पर, तो अगर उसको उसकी लाइफ बचानी तो 1 लाख रुपया उसको पेड करना ही पड़ेगा। क्यों, वहां पर उसको अर्जेंसी नीड है। और वहां पर भी ना यही बोलता है कि भाई वहां पर रिलेटिवली इनइलास्टिक है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी। प्राइस अगर ज्यादा अगर वो 1 लाख की बजाय 10 लाख भी मांगता था ना तो वहां पर उनको वो देना ही पड़ता, क्योंकि पैसों से ज्यादा कीमत इंसान की होती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होती है, तो बात की बात है। लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक में कहता है ना, यही कहता है भाई कि अगर अर्जेंसी नीड पड़ती है ना तो वहां पर प्राइस मैटर नहीं करता है, तो यहाँ पर भी रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगा। फिर आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पे बोलते हैं टाइम पीरियड। सीधी सी बात है भाई, किसी भी चीज की जरूरत टाइम पर पड़ती है। अगर टाइम के अलावा अगर मतलब टाइम निकलने के बाद अगर किसी चीज को लेकर आओगे तो वहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे वो अगर आप अपने इसमें टेक्स्ट बुक से देखने जाओ या रियल लाइफ में देखने जाओ, ठीक है, अगर आप कहीं भी ना मतलब किसी भी अगर आप देखने जाओगे ना किसी भी चीज में, अगर आप टाइम के अलावा पहुंच जा रहे हो, ठीक है, अगर टाइम पर अगर आप नहीं पहुंच रहे हो ना तो उसके बाद आप कभी भी पहुंचो तो वहां पर उसका नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल आपके 12 बोर्ड, अगर आपने 12 बोर्ड के पहले पढ़ाई करके प्रिपरेशन करके अगर पेपर में लिख दिया तो आप मतलब वो टाइम पे अगर आपने अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज करके वहां पर आपने क्या किया, एग्जाम में जाके लिख के आया पेपर, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो आपकी प्रिपरेशन क्या हो रही है वहां पर टाइम पीरियड पर हो रही है। और जब आपकी प्रिपरेशन टाइम पीरियड पे हो रही है तो ही रिजल्ट आने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि आप 29 फरवरी के बाद अगर आप अपनी प्रिपरेशन चालू करोगे तो आप पेपर लिखने मीन्स व्हाट, आप जब आपकी मर्जी होगी तब आप पेपर देके आओगे, ऐसा नहीं होगा। मीन्स व्हाट फिर आप अगले साल बोलो, ठीक है, बोलो कि सर अगले साल पेपर दे देंगे, ठीक है ना, तो आपका वहां पर 1 साल तो वेस्ट हो गया ना, टाइम तो निकलते ही जा रहा है। बोलता है भाई कोई भी चीज, कहीं भी रिलेशनशिप हो या आपका पढ़ाई हो या आपकी मतलब कोई भी चीज हो ना, तो वहां पर टाइम जो है ना वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पर भी वही बोलता है भाई कि किसी भी चीज की वैल्यू है ना वो टाइम पर होती है, मीन्स व्हाट टाइम पीरियड के अंदर है तो ही उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर आ जाते भाई प्रपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर। भाई एक बंदे की एक्सपेंडिचर के हिसाब से वो चीजें इनइलास्टिक और इलास्टिक रहने वाली है। मतलब क्या है, एक बंदे की इनकम बहुत ज्यादा हाई है तो वहां पर उसकी एक्सपेंडिचर मतलब एक बहुत ज्यादा हाई है तो एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है। तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज़पेपर खरीदने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर खरीदने जा रहे हो, अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा कम है और आपको ऐसा लगता है कि वो न्यूज़पेपर आपके लिए जरूरत नहीं है, तो वहां पर आप उसको क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। मीन्स व्हाट वहां पर क्या होगा, वो रिलेटिवली इलास्टिक होगा। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट जो कहता था प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कहता है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और साथ ही साथ ना ये जो क्वेश्चन अगर आपने अभी पढ़ा हुआ होगा ना तो अगला जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है भैया जो हमारा चैप्टर है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या यहाँ पर बता रहा है भाई ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भैया है ना, ये इन सब के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं भाई, जानते ना, उसके पहले ये जान लेते हैं कि रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ रखा है भाई, इससे पहले 2 पॉइंट बहुत डिटेल में जाना था कि रिलेटिवली इनइलास्टिक और इलास्टिक मतलब रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब होता क्या है। वो एक छोटा सा रिवीजन ले लेते भाई। जहां पर प्राइस में फर्क आने की वजह से डिमांड में फर्क आ रहा है, मीन्स व्हाट जहां पर प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जा रही है या प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जा रही है, मीन्स व्हाट जहां पर प्राइस थोड़ा सा कम हो रहा है डिमांड डबल बढ़ रही है, वहां पर किसको बोलते थे, क्या, इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड। उसका उल्टा ही होता था, जहां पर प्राइस में चेंजेस आने की वजह से
डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। प्राइस में अगर चेंजेस आ भी रहा है ना तो डिमांड में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, उसको क्या बोलते थे, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर आप सभी को ये पॉइंट नहीं याद है ना तो ये पॉइंट भी याद होना, मतलब याद तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ने वाला है। तो आ जाते भाई क्या बोलता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर भाई बोलता है रिलेटिवली इनइलास्टिक ऑफ डिमांड, सॉरी रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा जो प्राइस का फर्क कर रहा था ना, वही इंपॉर्टेंस किसके लिए है, प्रोड्यूसर के लिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोड्यूसर के लिए कैसे इंपॉर्टेंस रख सकता है ठीक है, देखते हैं। एक प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल कोई भी कमोडिटी का एक प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर कौन होता है भाई, जो भी उस कमोडिटी को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस पेन जो है, हमारा मार्कर जो है ना, अगर इसका कोई प्रोड्यूसर है ना, तो वहां पर उसको क्या पता चलता है, पता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में नेसेसरी है, मींस व्हाट, वहां पर उसकी जरूरत मार्केट में पड़ने ही पड़नी है, लोग खरीदते ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर ना अगर वो उसकी प्राइस में कुछ फर्क ला रहा है ना, तो उसके डिमांड में फर्क आने वाला नहीं है, ठीक है। तो वहां पर ना ये चीज उसके लिए क्लियर हो जाती है कि अगर मैं इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा भी दूं ना तो लोग इसको परचेस करने वाले हैं, इसीलिए तो वहां पर इसके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ऐसी कमोडिटी है जिसके प्राइस में चेंजेस आने की वजह से ना अगर डिमांड में फर्क नहीं आता है, ठीक है, डिमांड में, तो वहां पर उसका प्राइस बढ़ा सकता है। लेकिन जो चीज प्राइस पे चल रही है, फॉर एग्जाम्पल भाई एक आप मान के चलो कि एक फर्नीचर की दुकान वाला है, अगर उसने अपने प्राइस को बहुत ज्यादा हाई कर दिया तो लोग क्या करेंगे भाई, वहां पर उसका प्रोडक्ट परचेस करने वाले नहीं है। क्यों नहीं परचेस करने वाले, क्योंकि वहां पर उनको लोगों को उतनी जरूरत नहीं है। अगर प्राइस कम होता है तो लोग ज्यादा परचेस करेंगे, प्राइस ज्यादा होता है तो लोग कम परचेस करेंगे। एज कंपेरिजन टू ब्लड प्रेशर की जो गोली आती है, वहां पर ब्लड प्रेशर की जो टेबलेट आती है, उस पर अगर आप पैसा बढ़ा भी दे रहे हो तो लोग उसको परचेस करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को ये पता चल जाता है कि भाई कौन से गुड को प्राइस, मतलब कौन से गुड्स में प्राइस बढ़ाने से उसकी डिमांड में फर्क पड़ने वाला नहीं है और कौन से गुड्स के प्राइस कम करने से डिमांड में फर्क करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट रखता है भाई। फिर बोलता है भाई इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए कैसा, मीन गवर्नमेंट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों इंपॉर्टेंट रखती है, उसका रीजन है टैक्सेशन पॉलिसी, ठीक है। अगर कोई गुड्स ऐसा है जो मार्केट में प्राइस के ऊपर चलता है, मतलब अगर प्राइस हाई तो डिमांड लो, डिमांड हाई तो प्राइस ऑलरेडी लो है तो डिमांड इसकी वजह से हाई हो जा रहा है। मतलब जहां प्राइस की वजह से डिमांड चल रही है, अगर उस पर, मतलब वो प्रोडक्ट के ऊपर अगर वो टैक्स लगा देगी ना, तो वहां पर उसकी डिमांड में फर्क पड़ने वाला, मतलब सीधी सी बात है ना। अगर कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, अगर उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, उसकी डिमांड कम है, लेकिन अगर क्या किया, प्राइस कम कर दिया, डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। 10 लाख की गाड़ी 5 लाख में मिलने लगी, तो जहां पर 10 कस्टमर थे वहां पर 20 कस्टमर हो जा रहे हैं। मीन्स व्हाट, वहां पर ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो वहां पर उसकी जो प्राइस होगी ना, वो मतलब वहां पर जो उसकी टैक्सेशन पॉलिसी होगी ना, वो ऑलरेडी कम होने वाली। मीन्स व्हाट, वहां पर अगर ज्यादा टैक्स लगा दिया तो सीधी सी बात है, प्राइस ऑलरेडी हाई है, उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा हाई हो जाएगा। जब ज्यादा हाई हो जाएगा तो वहां पर प्रोडक्ट परचेस करने वाले नहीं है, एज कंपेरिजन टू नेसेसरी गुड्स। अननेसेसरी गुड्स में ऐसा नहीं होने वाला है, वहां पर गवर्नमेंट उस पर डायरेक्ट टैक्स भी लगा सकती है। तो यही इसीलिए गवर्नमेंट के लिए भी हेल्प करता है ना भाई, कि अगर कमोडिटी ऐसी है जो लोगों के लिए नेसेसरी है, तो वहां पर टैक्स ज्यादा भी होगा ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वहां पर वो रिलेटिवली इनइलास्टिक रहेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर अवॉइडेबल कोई प्रोडक्ट है, तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर टैक्स हमेशा कम रखना पड़ेगा। तो ये विजन क्लियर करता है किसको, गवर्नमेंट को, कि भाई कौन क्लियर कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कहां पर प्राइस ज्यादा रखना है, कहां पर टैक्स ज्यादा रखना है, कहां पर टैक्स कम रखना है। यही तो हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोड्यूसर में भी तो बोल रहा था कि प्रोड्यूसर के लिए भी तो यही हेल्प कर रहा था कि भाई कहां पर प्राइस ज्यादा रखना है, कौन से प्रोडक्ट पे, कौन से प्रोडक्ट पे प्राइस कम रखना है। कौन बता रहा था, हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भैया बता रहे थे भाई, जहां पर नेसेसरी गुड्स है वहां पर आपको अगर आप प्राइस बढ़ा भी रहे हो या टैक्स बढ़ा भी रहे हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एज कंपेरिजन टू अवॉइडेबल गुड्स के ऊपर, ठीक है। फिर आ जाते भाई जो नेक्स्ट बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। जो प्राइस डिसाइड होता है वहां पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप लोगों को ये दो पॉइंट समझ गया ना, तो ये पॉइंट समझ जाने में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली, सीधी सी बात है भाई, एक कोई भी कमोडिटी है, अगर वो नेसेसरी है, ठीक है, अगर वो नेसेसरी है, मीन्स व्हाट, उसकी जरूरत पड़नी है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नमक की जरूरत हर एक इंसान को पड़ती है उसके खाना खाने के लिए। मीन्स व्हाट, वहां पर टेस्ट तभी आएगा जब नमक पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर है ना भाई, वो नमक जो है ना वो नेसेसरी गुड्स है। अब वहां पर उसकी फैक्टर ऑफ प्राइसिंग अगर बढ़ा भी दे, मतलब पैसा उसका जो 30 रुपया है
अगर आप लोग को याद होगा ना, हम लोग मतलब मेरे को जहां से याद है ना, मेरे को मतलब जब मैं अगर जब से परचेज कर रहा हूँ नमक का पैकेट, मम्मी जब से परचेज करने भेजी थी, वो टाइम से ना उसका नमक का प्राइस 15 रुपया 1 kg का था। ये 15 रुपया टाटा सॉल्ट 15 रुपए का आता था। 15 से 18 हुआ, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 25, और आज का प्राइस कितना है? 30 रुपया। पर उसका डिमांड में कोई फर्क आया क्या? नहीं फर्क आया। क्यों नहीं फर्क आया? क्योंकि वो गुड्स क्या है? नेसेसरी है। बट अगर आप सभी को याद होगा, पहले ना एक महानंदा का एक पैकेट आता था मिल्क का, ठीक है, अभी अमूल का आने लगा है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आने लगी हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो मिल्क का जो प्रोडक्ट आता था महानंदा का, वहां पर ना उसकी जो प्राइस थी ना, वो आई थिंक 25 रुपया वो टाइम पर ही थी, ठीक है। और जो अमूल का अभी जो आ रहा है वो लगभग 30 से 35 रुपए के बीच में आ रहा है, ठीक है। वहां पर आप देखोगे ना, तो जहां पर जो मिल्क का प्राइस कम होगा ना, लोग उसको ज्यादा परचेज कर रहे हैं। तो वहां पर ना फैक्टर, जो प्राइसिंग का फैक्टर रहेगा ना भाई, वो भी बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए ना ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ये यूजफुल है। क्यों? जहां पर नेसेसरी गुड्स है वहां पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पड़ने वाली, मतलब वहां पर लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां पर आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, एज कंपेरिजन टू जिनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। फर्नीचर वगैरह है, अगर आप देखने जाओगे तो बोर्ड की जरूरत सबको नहीं है, ठीक है। अगर आप इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो लोग इसको परचेज करेंगे ही नहीं। वहां पर ना आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन से फैक्टर मीन वॉट, कौन से कमोडिटी का प्राइस हाई या लो करने पे डिमांड में फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं भाई फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आईई क्या बोलता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलता है भाई, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से कुछ चीज बाहर भेज रहे हैं, बाहर से कोई चीज अंदर लेकर आ रहे हैं, मीन फॉर पेट्रोल वगैरह अगर हम बाहर देश से अंदर लेकर आ रहे हैं अपने देश के अंदर, अगर उस पेट्रोल पर बहुत ज्यादा टैरिफ अगर लग जाए, तो क्या वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मीन्स जो भी नेसेसरी गुड्स होंगे वो आएंगे, लेकिन जो नेसेसरी नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। अभी अगर आप सभी को याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? 50% से हटा के पूरा टैरिफ लगा दिया 100%। मीन्स वहां पर उसने टैरिफ बढ़ा दिया। अब जो कमोडिटी हम इंपोर्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल काजू वगैरह, तो वहां पर हमने लेना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि वहां पर जो टैक्स है, वहां पर जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया है, ठीक है। तो एज कंपेरिजन टू भाई हमारी कंट्री से भी है, जो हमारी कंट्री से प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, अगर हम उन पे टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा हाई लेने लग गए, ठीक है, या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो वहां पर भी हमारे डिमांड में फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर दर्शाता है भाई कि अगर नेसेसरी है तो वहां पर आप अगर टैरिफ बढ़ा भी दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पे अगर बढ़ा भी दोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी आने वाली नहीं है, मतलब इतना ज्यादा फैली नहीं है, तो वहां पर पेट्रोल आपको जरूरत पड़ने वाली है। पर यहाँ पर जो बोलता है ना भाई कि अगर काजू वगैरह पे अगर इतना ज्यादा टैरिफ अगर लगा दोगे 50% से ज्यादा, तो वहां पर फर्क पड़ने वाला ऑब्वियस है कि भाई वहां पर परचेज नहीं करेगा। बोलता है भाई पब्लिक यूटिलिटी, फॉर एग्जाम्पल रेलवे, कुछ चीजें हैं जिनको प्राइवेट कर सकते हो, बट कुछ चीजें जिनको प्राइवेट नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना पब्लिक यूटिलिटी के लिए, तो वहां पर कुछ पैसा जो होता है, फॉर एग्जाम्पल है ना भाई, अगर सिलेंडर वगैरह की बात करोगे तो बहुत ज्यादा महंगा है, तो वहां पर क्या करती है गवर्नमेंट? आधा पैसा खुद पे करती है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? सब्सिडीज कहते हैं, ठीक है। वहां पर क्या करता है ना गवर्नमेंट, सर्टन अमाउंट पे करती है और सर्टन अमाउंट आपको पे करना होता है, ठीक है। वहां पर आपका वो पूरा पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉलेज की फीस आप 2,000 रुपया महीना दे रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि भाई वो 2,000-3,000 रुपया आपका, सॉरी महीना बोल रहा हूँ, पूरे साल का दे रहे हो। अगर आपकी अच्छी कॉलेज है तो वहां पर आपको 2 से 3,000 रुपया लग रहा है 11th-12th का, ठीक है। तो 2 से 3,000 रुपया अगर आप महीना दे रहे हो उसको, तो मैं बोलता हूँ कि 2,000-3,000 में कौन से टीचर की वो सैलरी दे देगा, या कौन से जो बिल्डिंग वगैरह रहेगी उसका मेंटेनेंस देख लेगा, या अपने जो स्टाफ वगैरह रहेंगे उनकी जो एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको टीच वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर उसकी जो सैलरी पे कर देगा। तो यहाँ पर वो क्या क्या कर लेगा 2,000 के अंदर? कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहां पर जो आपका और अमाउंट होगा ना फीस का, वो कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट पे कर रही है। वो भी तो सब्सिडी होगी ना, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाओ, देखो वहां पर क्या बोलता है 1 लाख 2 लाख फीस हो जाती है सीधा सीधा, पर गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो वहां पर आपकी 2-2,500 लग रही है, तो बाकी पैसा कौन पे कर रहा है भाई? गवर्नमेंट पे कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। रेलवे में भी तो यही हो रहा है ना, रेलवे में भी तो यही हो रहा है भाई, कि आपका पैसा कम लग रहा है एज कंपेरिजन टू एयर ट्रांसफर, भाई वहां पर ज्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि वो चीजें प्राइवेट है और ये चीजें क्या है? गवर्नमेंट है, तो वहां पर कुछ सब्सिडीज वगैरह भी मिलती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप रिकेप लेने जाओगे तो भाई 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो हमने अब तक इस पूरे वन शॉट वीडियो में कवर किए हैं। क्या कवर किए हैं? पहला बोलता था भाई हमारा, क्या बोलता था? टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें 3 थे। 3 में इनकम, क्रॉस और प्राइस। फिर प्राइस के हमने टाइप्स देखे थे जिसके अंदर 5 थे।
उसके बाद फिर हमने क्या आ गया था भाई, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लास्ट बोल रहा था इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे इसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 8 मार्क्स के लिए जो चैप्टर आने वाला है वो पूरा कवर हो जाता है। अगर इस लेक्चर वीडियो को आपने देख लिया तो भाई ये 8 मार्क्स तो आपके पक्के हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को और थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आप एक बार सिर्फ अपने बुक को उठाओ, रीड करो। अगर जो जो मैंने इस वीडियो में बताया अगर वही टेक्स्ट बुक में नहीं दिखा होगा ना तो आप मुझको बताना, क्योंकि पूरा आपको अगर देखने जाओगे ना, जो भी डेफिनेशन बताई है या जो भी पॉइंट्स बताए हो एज इट इज आपकी टेक्स्ट बुक के है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ना ये लेक्चर वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और हमारे इस चैनल पर जो भी लगातार वीडियोस आए जा रही है, मींस इकोनॉमिक्स की लगातार वीडियो आ रही है, ठीक है। और भी जो साइंस के बच्चे होंगे साइंस की वीडियो आ रही है। तो यहाँ पर आप सभी को ना जो आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन है ना वो लगातार चालू रखनी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ना आप आज से अगर मैं जोड़ूंगा सिर्फ 76 डेज बचे हुए हैं। कितने? 76 डेज, जहां पर आपको ओसीएम, बीके, इको, ओसी सब कंप्लीट करना है, ठीक है। जो मैथ्स के बच्चे हैं वो तो और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि भाई मैथ्स वालों की तो ठीक है, एसपी वालों को भी अच्छी खासी लगी हुई है, मैथ्स वालों की भी लगी हुई है, तो दोनों अपनी मेहनत जारी रखो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को यह हमारा लेक्चर वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस लेक्चर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे थोड़े चैनल को भी ग्रो दें, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।